आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। एक बार फिर आदिवासी बेटी और IRS ऑफिसर निशा उरांव चर्चे में हैं। दरअसल वो एक कार्यक्रम में पहुंची थी जहां उन्होंने सरना धर्म, सरना कोड, धर्मांतरण, जमीनी मुद्दे, कई आदिवासी और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर बातचीत की। लगातार निशा उरांव को देखें तो फिलहाल वो ग्राम सभाओं में जा रही हैं और वहां धर्मांतरित हुए आदिवासियों पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। निशा उरांव का कहना है कि हमारा पाहन वही हो सकता है जो एक्चुअल आदिवासी है, जिसने धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया है, जो धर्मांतरित नहीं है। इसके अलावा निशा उरांव ने ये भी कहा कि क्या दूसरे समुदाय यानी ईसाई धर्म में जो लोग हैं, क्या वो सरना धर्म को मानने वाले लोगों को उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं? क्या चर्च में वो उन्हें कन्वर्ट करके नहीं ले जाते हैं? क्या वो अपने नियम कानून से अपना पादरी नहीं चुनते हैं? तो फिर हमारे ग्राम सभा में एक धर्मांतरित आदिवासी को वो अधिकार कैसे मिल जाएगा जो असल आदिवासी का है, जो धर्मांतरित नहीं है, जो पैदा ही आदिवासी हुआ है? पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लग रहा है, आप आदिवासियों के विरुद्ध जा रही हैं। तो इन सवालों पर मुखर होकर निशा उरांव ने अपना जवाब रखा। एक बार सुनते हैं निशा उरांव ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि आपको बीजेपी के तरफ से समर्थन मिल रहा है, आप उनके फायदे के लिए ऐसा खूंटी में कर रही है, क्योंकि एक आदिवासी बड़ा धड़ा है यहाँ पर जो इस तरह की बात करता है। और ये एक सवाल उनकी ओर से लगातार उठाया जाता है कि निशा उरांव क्या है, या नेता है, या अधिकारी है, या फिर आदिवासी समाज की चहेती? किस तरह से देखते हैं उनके इस सवाल को? 2-3 सवाल थे तो मैं एक एक करके सबका जवाब देती हूँ आपको। सबसे पहले, मैं तो फिलहाल एक सरकारी नौकरी में हूँ और मैं सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठा रही हूँ जो कि समाज से जुड़ा है। ये किसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं और उनका मुख्य मंशा है काम को बाधित करना, आंदोलन को बाधित करना। ये किसी भी तरीके से राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देख सकते हैं समाज के लोग हैं और ये इनका मुद्दा है। दूसरी बात, जो कहा जा रहा है बीजेपी की बात की जा रही है, क्या राज्य को बने आज कितने साल हो गए? कितने साल हो गए राज्य? 26 साल पूरे हो गए। क्या ये मुद्दा 26 साल में पीछे कभी भी उठाया गया है? नहीं उठाया गया है। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने उसे उठाया है? अगर बीजेपी का मुद्दा होता तो बीजेपी ने उठाता। मैं नौकरी में हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। यहाँ जो भी लोग खड़े हैं इनका अपना सार्वजनिक जीवन भी है, किसी न किसी विचारधारा से जरूर जुड़े होंगे जो हमारे साथ आज खड़े हैं। लेकिन आज हम लोग किस हैसियत से खड़े हैं? आज हम लोग सामाजिक आदिवासी व्यक्ति के हिसाब से यहाँ खड़े हैं, जो कि अपने परंपरा के विषय में और अपने संवैधानिक अधिकार के विषय में यहाँ ज्ञापन सौंपने आया है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं और कोई जुड़े भी होंगे तो उनकी विचारधारा अलग है। लेकिन इस आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव नहीं है, किसी संगठन का प्रभाव नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे पूर्वजों का जो परंपरा है, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रभाव है। एक बड़ा गुट जो आपके विरोधी हैं, उनको आप आपके साथ कैसे लेकर आएंगे? बहुत बड़ा गुट ये दिखता है जो आपका विरोध करने निकलता है। क्या तरीका आप लोग मना रहे कि आप सारे आदिवासियों को एक साथ लेकर आएं? देखिए, मेरा सिर्फ एक कहना है कि जो पारंपरिक उलगुलान है उसका विषय समझिए। विषय है कि जो सरना आदिवासी हैं, जो धार्मिक जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, वही पारंपरिक पद पे रहे। तो जितने भी सरना आदिवासी हैं वो समर्थन में हैं। अब जिनको इससे हो सकता है नुकसान हो रहा हो, वो इसके विरोध में है। तो उनसे मेरा ये आग्रह होगा कि कृपया आप हमारे बातों को ठीक से समझें। हम किसी समुदाय के खिलाफ या धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग में से कोई नहीं है। हम लोग केवल अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। उसे एक प्रकार से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उसे अपने ऊपर हमला समझ रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह है उन भाई लोगों से, इसे कृपया हमला ना समझें। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है?
उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। तो उसी तरह से आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा और सांस्कृतिक केंद्र भी है ग्राम सभा। तो आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कुछ खास लोगों को उस पद से हटाने की बात चल रही है, लेकिन इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये किसी पर पर्सनल अटैक नहीं है, व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सिर्फ अपने परंपरा की रक्षा करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कई सारे निर्णय, हूबहू मिलता जुलता निर्णय इस विषय में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, पेशा कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम कानूनी रूप से बिल्कुल सही हैं। धन्यवाद। निशा उरांव खुद आदिवासी समाज से आती हैं और लगातार आदिवासियों को जगाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने शुरुआती दौर से कहा है कि आदिवासी आज भी पिछड़े हैं, आज भी शिक्षा का अभाव है और यही कारण है कि लोग उन्हें धर्मांतरित करने को मजबूर कर रहे हैं। आज गरीबी है कई जगहों पर, जिसकी वजह से लोग पैसे की लालच में धर्मांतरण की ओर जा रहे हैं। उन्हें बहला फुसला कर धर्मांतरित किया जा रहा है और इसे ही रोकना है, क्योंकि अगर ये नहीं रुका धर्मांतरण का काला खेल, तो आने वाले समय में एक भी आदिवासी नहीं बचेगा, सब धर्मांतरित बचेंगे। फिर आरक्षण भी जाएगा और आदिवासी का दर्जा भी जाएगा। बता दें कि आदिवासियों को जगाने का प्रयास कर रही है निशा भगत। वो कहते हैं ना कि आप हर किसी को खुश करके नहीं चल सकते, आपके कदम से कोई ना कोई तो नाराज जरूर होगा। और शायद निशा उरांव जानती हैं कि उन्हें किसे बचाना है और किसे नजरअंदाज करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।